जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज ये सीके एक स्पेशल वीडियो है हिस्ट्री की, जिसमें हम मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा देन प्लीज़ देख लें, बिकॉज उसके आगे ही हमने इसमें कंटिन्यू किया है। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे कैसे वो पहले जो है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो पहले कैसे गैरिसन टाउन्स बना करके रहते थे, यानी कि फोर्टिफाइड एरिया बोलते थे उसको। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो है कि अपना राज जो है कि और बढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो सदर्न इंडिया में भी जो है कि अपना जो है कि रूल करने लगे। तो अब भैया जैसे रूल बढ़ गया, रूल मतलब कि वो ज़्यादा एरिया पे करने लगे, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता होगी ना। तो वही आज हम जो है कि खिलजी और तुगलक की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को देखेंगे। और साथ साथ इसके आगे जब चंगेज़ खान का अटैक हुआ तो उसमें इन दोनों ने कैसा रिएक्ट किया, कैसी चीज़ें अपनाई, तो उसका भी कंपैरेटिव हम एक कंपैरिजन देखेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी छोटी सी कोई शॉप है, तो अभी शॉप पे क्राउड नहीं है, तो आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। फिर क्राउड और आ रही है, आपको काम बढ़ रहा है, तो आपको लेबर चाहिए। फिर आपको और क्राउड आ रहा है, तो फिर आप एक अलग अकाउंटेंट रख देंगे, एक अलग सर्विस पर्सन रखेंगे। तो इसी तरह भाई जब इन लोगों की जो राज्य था वो बढ़ने लगा, तो द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स। तो उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी? रिलायबल गवर्नर्स की। रिलायबल मतलब जिन पे ट्रस्ट किया जा सके, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ी। तो रैदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्राट्स एंड लैंगिक चीफिशियंस एंड गवर्नर्स, इन्होंने मतलब कि जो एरिस्टोक्राट्स होते थे। एरिस्टोक्राट्स मतलब क्या? एरिस्टोक्राट मतलब क्या? जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, अमीर वर्ग के लोग होते थे, या फिर राजा की फैमिली से ही जो लोग होते थे, तो एरिस्टोक्राट्स। या फिर लैंडिक चीफिशियंस मतलब कि बड़े बड़े सामंतवाद, सामंत मतलब जिनके अंदर भूमि का बड़ा टुकड़ा वो मतलब वो ओन करते हों। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अमीर लोगों को गवर्नर बनाने के बजाय, गवर्नर नहीं बनाया इन्होंने, उसके बजाय इन्होंने क्या किया, स्पेशली इल्तुतमिश ने क्या किया, फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन। मतलब कि उन्होंने स्लेव्स खरीदने शुरू किए, दास खरीदने शुरू किए, और इन दास को पर्शियन लैंग्वेज में क्या बोला जाता था? पर्शियन लैंग्वेज में इनको बंदागन बोला जाता था, ठीक है ना। और इन्हीं को उन्होंने मिलिट्री सर्विस के लिए यूज़ किया अपनी, ठीक है ना। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम। भाई आपने किसी दास को खरीदा है, किसी व्यक्ति को खरीद लिया, तो आप उसको खाना पानी घर छत आवास सब दे रहे हैं ना, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके प्रति आपके प्रति हो जाएगा, वो आपके प्रति झुक जाएगा कि आपकी ही बात मानेगा। तो यही कह रहे हैं कि ये जो स्लेव्स ये खरीदते थे, इनको ट्रेनिंग देते थे, फिर ये टोटली डिपेंड होते थे किस पे? अपने मास्टर पे, यानी कि वो जो राजा उसे खरीदता था और वो उस पर पूरा अपना ट्रस्ट कर सकते थे, है ना। तो ये बात थी, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इल्तुतमिश ने क्या किया कि भाई हम लोगों को खरीदेंगे और फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देंगे, रैदर देन कि हम अपने फैमिली पर्सन्स को दे रहे हैं या फिर कुलीन सामंतवादी लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बड़ा ही ज़्यादा मतलब कि एक फेवरेट मतलब टर्म है, कह सकते हैं, स्लेव्स रैदर देन सन्स। मतलब बहुत ही मतलब फेमस है कि स्लेव्स रैदर देन सन। मतलब ये जो सुल्तान्स थे, इन्होंने कहा कि भाई एक स्लेव आप उसको ख़रीद रहे हो, उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, उसकी आप चीज़ें मतलब आप उसको हर सुविधा दे रहे हो, तो आप उसको एकदम ट्रस्ट कर सकते हो और अपने बेटे से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो यही ये थ्योरी कहती है कि आप एक स्लेव पर, एक दास पर अपने बेटे से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। और ये हिस्ट्री में हमने देखा भी है, बहुत से ये ऐसे सुल्तान रहे हैं जिन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया, अपने भाइयों को मार दिया और फिर राजगद्दी पे बैठे, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं द खिलजीज एंड द तुगलक कॉन्टिन्यू टू यूज़ बंदागन। मतलब ये जो खिलजी थे और ये तुगलक दोनों ने ही मतलब स्लेव्स को, दास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये बंदागन मतलब वही होता है ना। एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ
who were often clients। क्लाइंट मतलब क्या, क्लाइंट मतलब भी वही होता है जैसे स्लेव वैसे ही क्लाइंट, भाई मेरा क्लाइंट है मेरा स्लेव है ना, वही दोनों एक ही टर्म है। और इन्होंने क्या किया कि पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, लाइक जो मतलब जो नाई है, जो रसोइया है, लाइक जो मतलब जो नीची, जो थोड़े मतलब कि जिनको समाज में नीचा समझा जाता था, उन लोगों को भी इन्होंने क्या किया, उठा दिया और हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दे दी। ठीक है, समझ में आई बात। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जनरल्स और गवर्नर्स की पोस्ट पे रखा। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिक्स में एक इंस्टेबिलिटी आई, है ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तुगलक और खिलजी की बेसिकली क्या नीति थी कि उन्होंने वहाँ पे स्लेव्स पे उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, स्लेव्स को गवर्नर्स बनाया, स्लेव को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी, जनरल्स बनाया, है ना। इसके आगे क्या कहते हैं कि स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पैट्रन्स। मतलब वो जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे, दोनों एक ही टर्म है, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स। वो अपने मास्टर के लिए यानी कि सुल्तान के लिए ट्रस्टवर्दी होते थे, मतलब पूरे लॉयल होते थे। बट नॉट टू देयर हीर्स, मतलब लेकिन अपने उत्तराधिकारी के लिए नहीं होते थे। एक बात ध्यान रखिए, मतलब आपका कोई स्लेव है, वो आपके लिए मतलब कि बड़ा ही लॉयल रहेगा, लेकिन आपके बेटे के लिए लॉयल नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, तो जो नए आने वाले सुल्तान्स होते थे तो उनके खुद के अपने स्लेव्स होते थे। और इससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। और इस वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा इन लोगों में लड़ाई झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि ये जो तवारीख के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, तवारीख क्या होती है, हिस्ट्री या इसको हिस्टोरीज़ बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो तवारीख लिखने वाले कौन होते थे, हमने ये भी पढ़ा था, लर्निंग पीपल होते थे। तो ये जो तवारीख जो लिखते थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया दिल्ली सुल्तान्स को कि ये लो एंड बेस बॉर्न जो है कि लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स। आप ये जो अपॉइंट कर रहे हैं लो एंड बेस बॉर्न को, मतलब स्लेव्स को, ये क्लाइंट्स को, और हाई पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं, ये गलत है। ये तवारीख जो लिखते थे, जो स्टोरीज़ लिखते थे, उन्होंने उन लर्निंग पीपल ने इनको क्या किया, दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज़ किया लो एंड बेस बॉर्न नीति के लिए। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या मतलब कि ये क्रिटिसाइज़ किए गए थे लो एंड बेस बॉर्न नीति के लिए, तो हाँ ये किए गए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसने जो है कि कौन से दिल्ली के सुल्तान्स ने इन स्लेव्स और क्लाइंट्स को ज़्यादा विश्वासपूर्ण माना, क्या बोलेंगे, ज़्यादा रिलायबल माना, ज़्यादा लॉयल माना, और अपने बेटों की बजाय इन पे ज़्यादा मतलब कि फोकस किया और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी। तो वो कौन थे, खिलजीज थे और तुगलक्स थे। ठीक है, ये बात हमने ध्यान रखनी है। यहाँ पे इस बॉक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मोहम्मद तुगलक ने कैसे कैसे लोगों को मतलब जो लो एंड बेस बॉर्न वाली नीतियाँ अपनाई और छोटे मोटे लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी, आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि और इनका क्या चलता था। लाइक द अर्लियर जस्ट अ मिनट लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खिलजी एंड तुगलक monarch appointed military commanders as governors of territories of varying size. These ranks were called इक्ता and their holders were called इक्तेदार या फिर वो मुक्ति। मतलब कि मान लो ये पूरा राजा का राज्य है, तो इस राज्य को छोटे भूमि के टुकड़े में बांट दिया जाता था, और इस एक भूमि के टुकड़े को क्या बोल रहे हैं, इक्ता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इक्ता बोल रहे हैं। और इस भूमि के टुकड़े को जो होल्ड करता है, इसको तो इक्ता बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, उसको इक्ता बोल रहे हैं। और इस भूमि का टुकड़ा जिसके अंडर में आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इक्तादार बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। तो इस समय ऐसे रूल हो रहा था कि भूमि के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उसका एक पर्सन होता था जो उस पर जो है कि कह सकते हैं वहाँ का कंट्रोल देखता था। ठीक है ना। अब इन इक्तेदारों की या फिर मुक्तीज़ की क्या ड्यूटी होती थी, तो द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज़ वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। अपने अपने इक्तास में, अपने अपने भूमि के टुकड़े में या अपने अपने शहर में, कोई भी शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, उनका काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। इसके अलावा टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना, मतलब
मान लो राजा ने कहा कि हमें यहाँ आक्रमण करना है, तो वो इक़्तिदार क्या करते थे, अपनी जो मिलिट्री रखते थे उस मिलिट्री को लेकर के जाते थे राजा की हेल्प करने के लिए। तो एक मिलिट्री कैंपेन को वो लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से वो काम करते थे। उसके अलावा क्या होता था, द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरीज। इसके अलावा वो इस काम के बदले में क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। कहाँ से कलेक्ट करते थे, उस इक्ते से कलेक्ट करते थे। कहाँ से, इक्ता। इक्ता क्या, वो भूमि का टुकड़ा जो उनके अंडर में आता है, जो उनके अंडर में आता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। उसके बाद they also paid their soldiers for these revenues. कंट्रोल ओवर मुक्तीज़ वॉज मोस्ट, मतलब उसके अलावा वो अपने सोल्जर्स को भी पे करते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो मुक्तीज़ हैं, ये क्या ये पूरे इंडिपेंडेंट थे, ऐसा कुछ नहीं था। इनके ऊपर भी राजा जो है कि जो सुल्तान होता था वो नज़र रखता था। कैसे नज़र रखता था, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज़। मतलब अकाउंटेंट्स रखे जाते थे कि मुक्तीज़ जो हैं वो सही अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, ढंग से अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ें देखने के लिए अकाउंटेंट रखे जाते थे। केयर वॉज टेकन एंड द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। मतलब कि वो ढंग से कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो टैक्सेस उस सुल्तान के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, स्टेट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वही वो टैक्सेस ले रहा है कि उसके एक्स्ट्रा कोई और टैक्सेस तो नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए, यानी कि ये जो मुक्ति होते थे, इक़्तिदार होते थे, वो कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि निरंकुश नहीं होते थे, बिल्कुल निरंकुश नहीं होते थे। उनके ऊपर अंकुश होता था। किसका अंकुश होता था, उनके ऊपर सुल्तान का अंकुश होता था, जिससे कि वो कोई गलत स्टेप ना लें, सुल्तान को धोखा ना दें। आगे देखते हैं, एज द गैली सुल्तान्स ब्रॉक द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी गैरिसन टाउन्स, एक पढ़ा था हिंटरलैंड। यानी गैरिसन टाउन्स क्या होता था, मतलब कि जहाँ पे राजा उसके सैनिक किलेबंदी करके अंदर रहते थे उसे गैरिसन टाउन्स बोलते थे। उसके आसपास का एरिया जहाँ मार्केट वगैरह होती थी उसको हिंटरलैंड बोलते थे। और स्टार्टिंग के पीरियड में जो सुल्तान्स होते थे उनका जो कंट्रोल होता था वो स्पेशली गैरिसन टाउन्स पे ही होता था, हिंटरलैंड पे नहीं होता था। अब आगे की कहानी पढ़ो कि जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स का जो कंट्रोल है वो हिंटरलैंड पे भी होने लगा और जो शहर थे वो उनके राजा के सुल्तान के कंट्रोल के अंदर आने लगे। तो जब सुल्तान पहले किसके कंट्रोल में रहते थे, पहले लैंगडेक चिफिशियंस के कंट्रोल में रहते थे। लैंगडेक चिफिशियंस मतलब कि कोई मान लो आप जिस भी शहर में रहते हो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली किसी राजा किसी सुल्तान के कंट्रोल में नहीं है, किसी एक बड़े लैंड चिफिशियंस के कंट्रोल में है, किसी एक बड़े सामंत के कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब वहाँ पे सुल्तान का कंट्रोल हुआ तो ये जो लैंड चिफिशियंस थे उनको जो है कि राजा का वो स्वीकार करना पड़ा। राजा का क्या स्वीकार करना पड़ा कि हाँ भाई अब सुल्तान यहाँ के सब कुछ हैं, हम कुछ नहीं है। राजा का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा, समथिंग वी कैन से दैट लाइक दैट, ओके। तो फिर क्या हुआ कि अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉक द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब ये जैसे आपका दिल्ली, मैंने एग्जांपल दिया, दिल्ली है, वहाँ का मेन पर्सन कौन है, वहाँ पे रूल कौन करता है, कोई सुल्तान नहीं करता है, लैंडेड चिफिशियंस जो है कि रूल कर रहे हैं। तो वही लोग तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, अब कंट्रोल किसका है, अब कंट्रोल है सुल्तान का, कंट्रोल किसका है, सुल्तान का। तो ये लैंडेड चिफिशियंस क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। और अब लैंड रेवेन्यू भी कौन कलेक्ट करेगा, अब लैंड रेवेन्यू भी इसका कलेक्शन भी किसके अंडर में जाएगा, सुल्तान के अंडर में ही जाएगा। और द राइट्स ऑफ लोकल चिफिशियंस टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड। ये जो लोकल चिफिशियंस टैक्स मतलब कि लगाते थे और कलेक्ट करते थे उसको कैंसिल कर दिया गया इस राइट को। और इसके अलावा इतना ही नहीं किया गया, अब इनको भी टैक्स देना पड़ता था। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। भाई जब सुल्तान ने अपने आसपास के हिंटरलैंड पे, आसपास के शहरों पे कंट्रोल करना शुरू किया तो वहाँ के जब कंट्रोल नहीं था तो वहाँ का कोई ना कोई प्रमुख तो होगा ही ना, तो वो लैंड चिफिशियंस होते थे प्रमुख। तो ये लैंड चिफिशियंस ही टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। तो सुल्तान जब आए तो उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे, अब हम करेंगे, अब हम राजा हैं, है ना। और इसके अलावा साथ साथ उन्होंने ये कहा कि तुम भी टैक्स दोगे मुझे। तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। अब कौन कौन से टैक्स होते थे ये देख लेते हैं। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस।
ठीक है ना। पहला था ऑन द कल्टिवेशन, जिसे कि खराज कहते थे, खरच कहते थे, और वो कितना लगता था, वो कितना होता था 50%, 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, मतलब एक किसान जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है भाई उसका 50% वो टैक्स ही दे देता था। दिस इज़ रेडिक्यूलस एक्चुअली। और उसे क्या कहते थे, उसे खरच कहते थे। क्या कहते थे, उसे खरच कहते थे। ये बात ध्यान रखनी है कि खरच जो टैक्स था वो किस पे लिया जाता था, तो वो कल्टिवेशन पे लिया जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा कौन से दो और टैक्सेस थे, एक कैटल, ऑन कैटल जो आप पशु वगैरह रखते हैं उस पर टैक्स पड़ेगा, और दूसरा ऑन हाउसेस, घरों पे टैक्स पड़ेगा। तो उस समय तीन तरह के टैक्सेस थे, पहला खरच, दूसरा कैटल पे, और तीसरा हाउस पे। और कितना आप अपनी फसल का कितना परसेंट आपको टैक्स देना है, टोटल 50% टैक्स देना है। जितना भी आपका प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उसका 50% आप एज अ टैक्स सुल्तान को पे करेंगे। इतनी बात हो गई। अब आगे देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या, आज का इंडिया और अगल बगल आजू बाजू के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो मिला दो भैया, वो सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अखंड भारत मीन्स सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो मतलब कह रहे हैं कि ये सुल्तान्स के लिए पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करना मुश्किल था भाई। इतना बड़ा अखंड भारत कितना बड़ा हो जाएगा, तो इट वॉज वेरी मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो जब वो मतलब कि दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल पे उनका कंट्रोल करना कैसा था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इसके अलावा जैंजेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड, मतलब ये जो गंगा वाला एरिया है, वो जो समतल एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या थे, फॉरेस्ट थे। तो इन फॉरेस्ट को ये जो सुल्तान से पेनिट्रेट नहीं कर पाए, मतलब इसके अंदर नहीं घुस पाए भाई, इतने घने जंगल थे कि इट वॉज इम्पॉसिबल। और कभी घुसे भी, कभी पेनिट्रेट किया भी अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक ने, तो वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। उसके बाद वो अपना कंट्रोल खो गए, क्योंकि उसके उन फॉरेस्ट के अंदर जो भी ट्राइबल्स वगैरह रहते होंगे, सो दे वर वेरी स्मार्ट एंड दे यूज़ सो मेनी ट्रिक्स एंड बैम्बूज वगैरह का यूज़ करते थे। बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर्स में हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब बेसिकली ये है कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल नहीं कर पाए, पूरे अखंड भारत पे रूल नहीं कर पाए, बिकॉज इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। इतना बड़ा रीजन और इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट भाषाएँ, डिफरेंट कल्चर, तो सबको एक यूनाइट करना, एक करना और रूल करना, इट वॉज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ये क्या है, चीफिशियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। अब यही बता रहे हैं कि क्यों नहीं कर पाए, मतलब कि इसमें यही रीज़न है कि अच्छा ये चीज़ प्रीवियस चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में, ओके। तो ये जो क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे कि फोर्टिफाइड देमसेल्स इन माउंटेन्स, ये माउंटेन्स में घुस जाते थे, रॉकी अनइवन रज्ड प्लेस में बैम्बू ग्रोव्स का यूज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ही है, लेक्चर पूरा देख कर ही जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपैरिजन करेंगे जब मंगोल्स ने अटैक किया यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये खिलजी और तुगलक ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सिना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। ऑनस्लॉट मीन्स आक्रमण। मतलब देखो फटाफट देखते हैं, रीडिंग नहीं करेंगे। ये जो मंगोल्स हैं, मंगोल्स ने जब आक्रमण किया, किसके अंडर में किया, चंगेज़ खान के अंडर में किया। कहाँ किया, ट्रांसोक्सिना, ठीक है ना, ट्रांसोक्सिना, अब मैं प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं कर पा रही अभी ट्रांसोक्सिना, छोड़ जाने दो, ठीक है ना। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। तो जब ये आक्रमण किया तो फिर उसके अलावा जब दिल्ली सल्तनत पे इसकी मतलब कि दिल्ली सल्तनत तक ये आग आई कि हाँ ये मंगोल्स, ये चंगेज़ खान अटैक कर रहे हैं, तो इनको बड़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। और ये जो अटैक हुआ, ये अटैक स्पेशली दो सुल्तान्स के समय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के स्टार्टिंग ईयर्स में हुआ, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या क्या किया, इन दोनों ने कैसी इस चैलेंज को कैसे लिया, कैसे एक्सेप्ट किया, और कैसे इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बदली, तो यही हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। दिस इज़ ट्रांजोनिया, ओके। कभी कभी होता है ना कि पता नहीं, कभी कभी हो जाता है कि सेकेंडली आप कुछ प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हो, छोटी से छोटी चीज़ भी। तो ये देखते हैं, इधर है अलाउद्दीन खिलजी, इधर है मोहम्मद तुगलक, तो दोनों ने क्या क्या किया। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ते हैं। तो दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300 एंड 1302 to 1303
एज अ डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब यहाँ पे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन मंगोल्स के अटैक के मतलब कि अटैक का क्या जवाब दिया। तो इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर 2 बार इन्होंने अटैक किया, ठीक है ना। एक 1299 टू 1300 और 13 टू 1303, मतलब कि इन 2 बार आक्रमण हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? इसने डिफेंसिव मेजर्स अपनाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा देगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अटैक किया, अटैक करने वाले मेजर्स अपनाए? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर्स अपनाए कि भाई हम जवाब नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? डिफेंस करेंगे। क्या करेंगे? हम डिफेंस करेंगे। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन यही कंफ्यूज करेंगे कि जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर्स अपनाए कि मोहम्मद तुगलक ने अपनाए। तो वी मस्ट नो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाए, ठीक है ना। तो इसके कैसे अपनाए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी, बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी कि इस तरह हम डिफेंस कर रहे हैं, हम अटैक जाके नहीं कर रहे, हम डिफेंस कर रहे हैं। अब तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का जब अर्ली टाइम पीरियड था, उसका जब राज कर रहा था, उसी समय मंगोल्स अटैक करते हैं। तो उस सबसे पहले तो क्या हुआ? मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, पहले तो हार गई, ठीक है ना। फिर मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, कॉन्फिडेंट था कि मेरी आर्मी की स्ट्रेंथ पे और अपने रिसोर्सेज पे, और एक प्लान अटैक किया ऑन ट्रांजोनिया पे प्लान एक जो है कि प्लान किया कि हम अटैक करेंगे। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो हमें ये डिफरेंस देखना है कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद तुगलक ने अटैकिव मेजर्स अपनाए और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? डिफेंसिव मेजर्स अपनाए। कैसे मेजर्स अपनाए? देखो अब ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? डिफेंसिव मेजर्स अपनाए। और मोहम्मद तुगलक ने क्या कर दिया? एक अटैक ही प्लान कर दिया कि ट्रांजोनिया पे हम अटैक करेंगे, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरी आर्मी की स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला हमें समझ में आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर्स किए और तुगलक ने अटैकिव मेजर्स किए। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैरिसन टाउन्स हमने पढ़े ही भाई, फोर्टिफाइड एरिया जहाँ पे किंग्स और उनके सोल्जर्स रहते हैं उसके गैरिसन टाउन कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एक नया गैरिसन टाउन बनाया जिसको क्या बोलते हैं? सिरी बोलते हैं। तो पूछेगा सिरी क्या था? व्हाट वाज सिरी? तो सिरी क्या था? एक गैरिसन टाउन था जब ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। क्यों कंस्ट्रक्ट करवाया? जब मंगोल्स का अटैक हुआ तो मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए एज अ डिफेंसिव मेजर्स उसने एक न्यू गैरिसन टाउन जो है कि कंस्ट्रक्ट कराया, जिसे सिरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया? रैदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, एक नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट कराने के बजाय इसने क्या किया? तुगलक ने द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो पुरानी शहर थे जिसे कि दिल्ली ई कुन्हा भी कहा जाता है, तो उसको क्या करा दिया? पूरा खाली करा दिया। पूरा क्या करा दिया? वॉज एम्पेटाइड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसनड देयर। और वहाँ पे क्या किया? उसके सोल्जर्स जो है कि गैरिसन हो गए, मतलब कि गैरिसन टाउन अलग से नहीं बनवाया, बल्कि क्या किया? ओल्ड दिल्ली को जिसे दिल्ली ई कोना कहते हैं, उसको पूरी तरह एम्प्टी करा दिया, खाली करा दिया ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, और सोल्जर्स वहाँ पे गैरिसन हो गए। और जो रेसिडेंट्स थे, वहाँ के जो निवासी थे ऑफ द ओल्ड सिटी, उनको दूसरे जगह भेज दिया। न्यू कैपिटल बना दी दौलताबाद इन द साउथ। पूछता है कि ऐसा कौन सा जो है कि शासक था जिसने अपनी राजधानी दौलताबाद को बना दिया? तो यही आंसर है इसका भाई, कि जब ये मंगोल्स आक्रमण किए तो ये तुगलक ने जो है कि यही किया कि न्यू गैरिसन टाउन नहीं बनवाया, जो ओल्ड सिटी में लोग रहते थे जिसे गैलियो कुन्हा बोलते हैं, उसको पूरा एम्प्टी करा दिया और उसको गैरिसन टाउन में बदल दिया। और उसके जो रेसिडेंट्स थे, ओल्ड सिटी के निवासी थे, उनको नई जगह भेज दिया कैपिटल बना करके दौलताबाद को। समझ आ गई बात? सोचिए कितना, मतलब एक गैरिसन टाउन बनवा देते अलग से तो वो थोड़ा कहते हैं कि मतलब वो ज़्यादा वो सही रहता, मतलब कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब एक जगह लोग रह रहे हैं, उस शहर पूरा खाली करवाना, फिर दूसरी जगह जाना, ये बहुत टफ काम था। अलग से गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट करा देना ये बहुत ईजी था। लेकिन ठीक है, यहाँ बैठ के लेक्चर देना भी बहुत ईजी है, उस समय शासक होकर के मेजर्स लेना ये मुश्किल है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। हाँ,
मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट मैं बता रही हूँ। देखो थोड़ी कहानी करने से ये होता है ना कि बीच बीच में कि आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, थोड़ा उस पर ज़्यादा सोचते हो, बार बार सुनते हो तो वो चीज़ें भूलती नहीं है। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। अब सोल्जर्स हैं तो उनको खाना पीना चाहिए भैया, तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। गंगा यमुना के दोआब से जो भी प्रोड्यूस मिला था उसका यूज़ क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सोल्जर्स को फेड करने खिलाने पिलाने के लिए किया। इसके अलावा टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजिंग्स यील्ड। हम पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ पे जो खर्च लगता था अपनी फसल पे, जो टैक्स देना पड़ता था वो 50% देना पड़ता था। जो उस खिलजी को ये 50% टैक्स मिलता था, उसी टैक्स से उसने क्या किया, सोल्जर्स को फेड किया। ठीक है ना। इसने क्या किया, तुगलक ने क्या किया, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। उसी सेम एरिया से जो टैक्स कलेक्ट होता था उसी खिलजी के समय, तो वही तुगलक ने उसी एरिया से मतलब टैक्स वैक्स कलेक्ट किया और अपनी आर्मी को फीड किया। लेकिन बट टू मीट द नीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लीव्ड एडिशनल टैक्सेस। दिस कोइंसाइडेड विथ फेमाइन इन द एरिया। भैया मतलब कि लाइक वो मतलब कि वो टैक्स का यूज़ तो कर रहे थे अपने सोल्जर्स को फीड करने के लिए, अपनी आर्मी को फीड करने के लिए, लेकिन इसके अलावा जो सोल्जर्स के एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे थे उसको मीट करने के लिए भाई इसने एडिशनल टैक्स जनता पे थोप दिया। यार ऑलरेडी जनता टैक्स दे रही है, सोल्जर्स तुम्हारे हैं, तुम अपना जो है कि खजाना खाली करो, लेकिन नहीं, जनता पे एडिशनल टैक्स थोप दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को फेमाइन, अकाल का सामना करना पड़ा। भूख अकाल मतलब लाइक लोग सारा टैक्स ही दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे, तो फेमाइन अकाल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी मोहम्मद तुगलक की नीति थी, है ना। आगे देखते हैं, अब खिलजी पे आते हैं। द सोल्जर्स हैज़ टू बी पेड। सोल्जर्स को पे तो करना ही करना था, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रैदर देन इक्तास। मतलब कि सोल्जर्स को पे किस में किया, उन्होंने पे किया कैश दे करके पे किया, इक्ता में पे नहीं किया। ठीक है ना। इक्ता मतलब भूमि का लैंड दे देना, इक्ता में पे नहीं किया, मतलब भूमि का लैंड नहीं दे दिया कि जो तुम्हारी सैलरी के लिए एक भूमि का टुकड़ा देते हैं। क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, कैसे पे किया, कैश में पे किया। ओके। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वॉज 10। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब सोल्जर्स हैं उनकी कुछ नीड है, उनको कैश पैसा मिल रहा है, तो वो आसपास के एरिया से मर्चेंट से, व्यापारियों से कुछ अपना सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, मर्चेंट्स जो होंगे वो क्या कहेंगे, भाई इस समय तो सिचुएशन चल रही है, दाम क्या कर लो बढ़ा लो, दाम क्या कर लो बढ़ा लो। तो अलाउद्दीन ने इस चीज़ को, ये दाम ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना आए, तो अलाउद्दीन ने इसको कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइजेज ऑफ गुड्स इन दिल्ली। इसको भी इसने कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया, प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स। मतलब अपने ऑफिसर्स भेजता था बाजार में कि देखो सर्वे करके आओ एकदम, और कि मतलब मर्चेंट्स कोई ज़्यादा दाम तो नहीं ले रहे हो। जिसने भी मर्चेंट ने ऐसा किया, प्रिस्क्राइब्ड मनी से ज़्यादा लिया, उसको पनिशमेंट दी गई। उसको क्या किया गया, पनिशमेंट दी गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सही मेजर्स अपनाए, बहुत हर चीज़ों पर ध्यान रखा, और हर तरफ देख रहे हैं भाई दाम ना बढ़ जाए, सोल्जर्स को मतलब कैश पे कर रहे हैं ताकि उनकी ज़रूरतें तुरंत पे हो जाए, मतलब ज़रूरतें तुरंत मीट हो जाए। अगर इक्ता दे देते तो ये, एक तो भाई इक्ता दे दिया, अब वहाँ से हम रेवेन्यू कलेक्ट करें, मतलब एक सिरदर्दी वाला काम था। लेकिन कैश पे कर दिया, भाई जाओ जियो ऐश करो, है ना। तो ऐसा किया, और फिर प्राइजेस ना, इन्फ्लेशन ना है मार्केट में, उसके लिए भी उसने एफर्ट लगाए। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, चलो देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज। कैश दिया भाई, इन्होंने भी कैश दिया, बट देखो बट लगा हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस, प्राइस कंट्रोल नहीं किया, क्या किया उसकी जगह, ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी यूज़ की गई, सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। जैसे आज की पेपर करेंसी नोट होते हैं ना 100-200, ऐसी उन्होंने टोकन करेंसी की। आप क्वेश्चन पूछेगा भाई टोकन करेंसी किसने चलाई थी, तो टोकन करेंसी किसने चलाई, तुगलक ने चलाई, याद रखना है। ठीक है ना। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे आज की नोट है किससे बनी होती है, सोने चांदी से बनी होती है, नहीं भाई, चीप होती है ना, कागज़ के ऐसे बनी होती है। तो वो जो टोकन करेंसी इसने चलाई ना, तो ये सोने चांदी की नहीं थी, बड़े ही सस्ते मेटल की बनी हुई थी। तो पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। 14th सेंचुरी के जो लोग थे यकीन नहीं किए इन कॉइन्स पे। दे वर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट थे। क्या किया उन्होंने क्या किया, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स
जैसे कि पहले से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स चल रहे थे मार्केट में, इन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी और निकाल दी। तो लोगों ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो पहले से चल रहे थे उसको जमा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, और मार्केट में कौन सी करेंसी, सिर्फ और सिर्फ टोकन करेंसी। समझ में आई ना बात। इससे क्या हुआ भाई, राजा को नुकसान पहुंचा, बहुत सारा नुकसान पहुंचा। और इसके अलावा ये जो चीप करेंसी बनाई थी दैट कुड ऑल्सो भी काउंटर फीकेड ईजली, मतलब इसके नकली भी इसका मतलब बहुत ईजी बनाया जा सकता था, इसका नकली वर्जन भी बहुत ईजिली बनाया जा सकता था। तो ये इसके टोकन करेंसी के वो थे, क्या थे, प्रो एंड कॉइन्स थे। ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, टोकन करेंसी चला दी थी जो कि मतलब बहुत ही सस्ती मेटल से बनी होती थी। इससे क्या हुआ, लोगों ने इसको कलेक्ट, गोल्ड एंड सिल्वर को तो अंदर रख लिया और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये सस्ती करेंसी पड़ी और इसको नकली भी बना सकते थे। तो ये मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं कि अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वर क्वाइट सक्सेसफुल, अच्छे थे ना, सक्सेसफुल थे ना। उसने जितनी भी चीज़ें की सही की, उसने राजधानी नहीं बदल दी, उसने अलग से गैरिसन टाउन्स बनवाए, उसने मार्केट में अपने एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा कि चेक करो, प्राइजेस चेक करो, है ना, बढ़ाए ना, बहुत सारी चीज़ें की, डिफेंसिव मेजर्स अपनाए कि भाई नुकसान ना हो, अपना केवल डिफेंस कर रहा है, मैं अटैक नहीं कर रहा जा करके। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने अटैकिव मेजर्स अपनाए। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी सुल्तान ने ऐसा किया था। तो ये भी एक प्रेजवर्दी चीज़ है कि हम डरे नहीं, हम आगे बढ़े, लेकिन आई थिंक बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ओके सो आ जाते हैं यहाँ पे। तो अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रोनोलिकर्स, जो इतिहासकार थे, इन्होंने बड़े ही मतलब प्रेज्ड हिज रीन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट, मतलब इन सब चीज़ों की बड़ी प्रशंसा की कि मार्केट में कैसे प्राइस सस्ते बने रहे, है ना। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स, मतलब मंगोल आक्रमणकारियों से, मंगोल आक्रमण के समय वो एकदम सक्सेसफुली डट के खड़े रहे, है ना। तो ही वॉज सक्सेसफुल। सो वेरी ऑब्वियस कि तुगलक वॉज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन क्यों नहीं सक्सेसफुल थे, पूरा कंक्लूजन देखेंगे। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर, ऑब्वियसली फेलियर थे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वॉज अ डिजास्टर, कश्मीर में जो उन्होंने कैंपेन चलाया वो डिजास्टर, एकदम बेकार हो गया था। ठीक है ना। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांजोनिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, मतलब ट्रांजोनिया में ये अटैक करने जा रहे थे ना, तो ट्रांजोनिया में जो अटैक करने जा रहे थे वो प्लान को क्या कर दिया कि भाई अब नहीं कर रहे, ठीक है ना। मीनवाइल उसके अलावा क्या किया उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो क्रिएटेड, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जैसे कि लोगों को दौलताबाद शिफ्ट करना। भाई बहुत बड़ा ही मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था कि शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद। ठीक है। इसके अलावा रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन, फिर उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया सोल्जर्स के खर्चों को बढ़ाने के लिए, तो लोगों में बड़ी असंतुष्टि आ गई। इसके अलावा फेमाइन है, अकाल भी पड़ गया इन द गंगा यमुना बेल्ट, लेड टू वाइल्ड स्प्रेड रेबेलियन, और लोगों ने क्या कर दिया, पूरा जो है कि विद्रोह कर दिया। गंगा यमुना के रीजन में जो भी लोग रहते थे सब ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। एंड फाइनली टोकन करेंसी को उसने वापस लेना पड़ा, है ना, टोकन करेंसी जो चलाई थी उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि लोग सोने चांदी अपने घर में रख रहे हैं और ये सस्ती धातु को बाजार में निकाल दे रहे हैं। तो जैसे लिखा था ना, 14th सेंचुरी पीपल वर वेरी स्मार्ट, सो यस दे वर वेरी स्मार्ट। सो ये कुछ था कंपैरेटिव डिस्कशन। आगे क्या है, एक्चुअली अभी ना ये चीज़ पढ़नी बाकी है इसमें, ये थोड़ा सा इसका ये कि कैसे मॉस्क थे, जो मतलब मस्जिद थी, और मतलब कि ये सारी चीज़ें पढ़नी थोड़ी सी बाकी हैं, ये सारा स्ट्रक्चर, कुतुब मीनार वगैरह, तो ये हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देख ली, गैरिसन टाउन से पहले हमने पूरा देखा कि राजपूत थे, फिर ये कैसे अटैक होता है बाहरी फॉरेन इन्वेडर्स का, फिर कैसे स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐसे, फिर स्लेव के बाद खिलजी एंड सारी डायनेस्टीज़ को हमने पढ़ा। और आज हमने किसको पढ़ा, हमने दोनों के अलाउद्दीन खिलजी को, और हमने मोहम्मद तुगलक की कंपैरेटिव स्टडी की, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आर्किटेक्चर, मॉस्क, टॉम, इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा देखेंगे। So if you like the session, then please hit the like button, and okay, do subscribe to my channel if you wish, and share the video, because I always say
बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। बाय।